सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कल हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास किस पर चर्चा कर रहे थे? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पुस्तक है और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पुस्तक में इससे संबंधित काफी प्रश्न आते हैं। इसके बाद यह हमारी शिक्षक भर्ती या सुपर टेट के लिए यह सिलेबस बहुत अनिवार्य है। तो कल हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में शिक्षा से संबंधित जो संस्तुतियां हैं, प्रस्तुतियां हैं, प्रावधान हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो स्वतंत्रता के बाद है, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से रही और किस तरह से शिक्षा का प्रावधान किया गया, इसके बारे में मैंने कल आपसे चर्चा भी की थी। और इसमें संविधान संशोधन या संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा मैंने आपको बताया भी था। इसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षा से संबंधित जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को, इसके बाद 3 जून 1947 को अधिनियम एक पारित किया गया। अधिनियम में ये सारी चीजें रखी गई। फिर इसके बाद 8 महीने इस पर बहस चली और कई संशोधन हुए। कुल 11 अधिवेशन इसमें बुलाए गए, इस पर मैंने कल चर्चा की थी। और ये भी बताया था कि जो हमारा संविधान है वह संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, इसके बारे में मैंने बताया था। ये कम से कम 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और यह जो हमारा संविधान है लगभग 26 नवंबर 1949 को निर्माण किया गया, पूरा निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। फिर यह भी बताया था कि संविधान में शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, संविधान में शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे। और दूसरी बात, कलम और कॉपी अपने पास रखें और पूरी कलम कॉपी में ये सारी चीजें नोट करें, चाहे वो शिक्षक भर्ती या सुपर टेट से संबंधित हो, चाहे वो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित हो, क्योंकि ये सारी चीजें शॉर्ट तरीके में अगर यदि आप नोट कर लें, क्योंकि समय कम है, डीएलएड वालों के लिए समय कम, इसलिए वो सारी चीजें नोट कर लें और याद करते जाएं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये व्यवस्था करता रहा हूं या कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया संविधान शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है। सबसे पहली बात आती है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या कहा है कि जो शिक्षा है विधि के समझ समानता है। मतलब जो कानून है, कानून, विधि माने कानून, समझ समानता, पूरे देश के लिए एक ही कानून व्यवस्था है। अन्यथा किसी कानून के परिप्रेक्ष्य में या कानून की व्यवस्था में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आती है विधि के समझ समानता, चाहे कोई धर्म से संबंधित हो, चाहे कोई जात से संबंधित हो, चाहे कोई समुदाय से संबंधित हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 14 में वर्णित है। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 46 में क्या वर्णित है, क्या प्रावधान है? इसमें बताया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से, किस पर? सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 46 में इसका प्रावधान किया गया है। वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। तो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े कौन है? कि सामाजिक दृष्टि से वो लोग हैं जो समाज में अपनी पैठ को बढ़ा नहीं पाते हैं, समाज में अपने आप को गिन नहीं पाते हैं, समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी सामाजिक प्रोसेस से भी कमजोर है, तो वो क्या आ जाते हैं? आपके सामाजिक रूप से पिछड़े। और शैक्षिक दृष्टि से का मतलब है जो शिक्षा की दृष्टि से वंचित हो जाते हैं, शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं? वो अनुच्छेद 15D और अनुच्छेद 46 की कैटेगरी या
आते हैं। फिर आपकी बात आती है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का मतलब होता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ लोक नियोजन का मतलब होता है कि नौकरी के क्षेत्र में, चुनाव के क्षेत्र में, मतदान के क्षेत्र में सभी को अवसर या सभी को अवसर देने का प्रावधान है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आप नौकरी के क्षेत्र में यदि आप उस योग्यता के दायरे में आते हैं तो उस योग्यता में दायरे में आते हैं तो आपको उसके लिए नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में। फिर आता है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है? 21A में है। अब बात करते हैं, आगे हम चलेंगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 21A निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 21 में। फिर आता है अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निषेध। यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं, जो राज्य से वित्त पोषित हैं, जो राज्य के थ्रू या सरकार के थ्रू विद्यालय बनाए गए हैं, उन विद्यालयों में धर्म के प्रति कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो भी धर्म के प्रति। यानी कि यहाँ पर सभी धर्म समान हैं, लिहाजा किसी विशेष धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? ये अनुच्छेद 28 में वर्णित है। आप लोग समझ लेना कि ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके आगे भी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए मैं इनको बता दे रहा हूं। शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है ये सारे। इसके बाद आपके आते हैं अनुच्छेद 29 फर्स्ट। अनुच्छेद 29 फर्स्ट में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 29 फर्स्ट में वर्णित है भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय यह क्या है कि भारत में विभिन्न धार्मिक या विभिन्न लोग, विभिन्न अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, तो उनकी अपनी भाषा, लिपि, उनकी अपनी संस्कृति है। लिहाजा उन्हें किसी एक भाषा के लिए बात नहीं किया जाएगा। कह सकते हैं कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर उनके स्वतंत्रता मिली हुई है, लिहाजा किसी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार की प्रजातियां, कई प्रकार के धर्म प्रचलित हैं और उनकी अपनी अपनी एक संस्कृति है, अपना अपना एक कल्चर है, अपना कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है और उनकी अपनी एक विशेष भाषा है और एक अपनी विशेष लिपि। आप देख लीजिए, उत्तर क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में, तो उनकी अपनी एक विशेष भाषा है। लिहाजा हम किसी एक भाषा को बाध्य करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे या कहेंगे। लिहाजा सब भाषा के आधार पर, कहने का भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर सबना अपना अपना एक अलग है, लिहाजा किसी को एक भाषा के प्रति बाध्य नहीं कर सकते। ये सभी को स्वतंत्रता है, वो अपनी भाषा कोई भी बोले, लिहाजा उसके प्रति हम बाध्य नहीं करेंगे। अगला आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 आप लोग समझना, बहुत कायदे से मैं समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एक एक सारी बात समझ में आ जाए। आप लोग नोट भी करते जाना जो मैं बताऊं। अनुच्छेद 29 सेकंड में क्या है? अनुच्छेद 29 सेकंड में है नागरिकों शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश। मतलब नागरिक, भारत के नागरिक हैं या भारत में वो नागरिक जिन्हें शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार है। कोई भी शिक्षण संस्थाएं हैं, भारत में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, अगर आप किसी में पढ़ना चाहते हैं, किसी में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ये आपके अधिकार के दायरे में आता है, लिहाजा आप किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। ये हमारा प्रावधान किसका है? अनुच्छेद 29 सेकंड कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यक की शिक्षा। अल्पसंख्यक कौन लोग हैं? अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या अल्प हो। आप समझ लें, बहुत साधारण तरीके में अल्पसंख्यक, अल्प माने कम, संख्या माने संख्या,
जिनकी संख्या कम हो उसी को हम कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में जैसे आपके आ जाते हैं बौद्ध, जैन, ईसाई, ये आपके कस में आ जाते हैं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो देश में सबसे कम जिसकी जनसंख्या होती है उसी को अल्पसंख्यक के दायरे में रखा जाता है। तो ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाते हैं। ये किसमें अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 30 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 45। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 21 और अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 45 में एक संविधान संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 46 में एक संविधान संशोधन हुआ और वह संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसको किसमें डाल दिया गया? अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया। और जब 21 में डाल दिया गया तो ये हमारी शिक्षा मूल अधिकार के दायरे में आ गई। किसमें आ गई? मूल अधिकार के दायरे में आ गई। ये शिक्षा जो है हमारी मूल अधिकार के दायरे में आ गई। तो तब से शिक्षा जो है वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उन बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का इसमें किया गया अनुच्छेद 21 में। और 46वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 के तहत किया गया था और इसको दोबारा अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया। तभी से जो हमारी शिक्षा है वो मूल अधिकार के दायरे में आ गई। किसमें आ गई? मूल अधिकार के दायरे में आ गई। अब आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा। अनुसूचित जाति का विशेष जाति, यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति का मतलब क्या है? यहाँ विशेष जाति से विशेष धार्मिक कह सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत है और आर्थिक रूप से कमजोर है, वह विशेष जाति की दर्जा में आती है। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इनके उत्थान के लिए, इनकी शिक्षा के प्रावधान के लिए सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन या अनुच्छेद 46 में इसकी शिक्षा का प्रावधान किया गया। और इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, इनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए, कहने का मतलब है सामाजिक स्तर को उठाने के लिए और आर्थिक स्तर को उठाने के लिए इनके प्रावधान में शिक्षा देने का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 46 में दिया गया। ये भी बात बहुत स्थिति दयनीय है हमारे देश में कि जिसमें कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, इनके प्रति अप्रस्तुतता, इनके मतलब छुआछूत जैसे कंडीशन से इनको गुजरना पड़ता है। तो हमारे सभी लोगों से यही गुजारिश है कि कभी भी ऐसे चीज़ों को ज़्यादातर गौर नहीं करना चाहिए। समाज और आर्थिक रूप से सभी लोग कोई ना कोई कमज़ोर जरूर होता है और समाज में ऐसे लोगों को तिरस्कृत करना हमारी बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अनुसूचित जात भारत में मानव जाति है, मानव समाज के सारे लोग होते हैं। यहाँ एक ही प्रकार के सभी लोग हैं, लिहाजा उन्हें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए हमारी आपको तरफ से। अब बात आती है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। यानी कि अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसका प्रचार प्रसार अधिक करना, ज़्यादातर हो सके तो हमारी सरकारी कामकाज की भाषा है वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हिंदी हमारी एक मातृभाषा है और हिंदी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया जाए। आज आपका इतना ही रहेगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट और कॉपी में नोट करते रहना और वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप